हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने 2.14 तक सारे क्वेश्चंस देख लिए थे। बाय मिस्टेक हो गई थी, मुझे काम से बाहर जाना पड़ा था, इस वजह से वो वीडियो मैंने स्टॉप कर दिया था। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ 2.15 की ओर बढ़ते हैं। 2.15 ओके। सो 2.15 में देखते हैं क्या बोला है। क्वेश्चन अगर देखोगे तो एकदम ईजी है, आप लोगों को सिर्फ समझना होता है कि कौन सी वैल्यूज गिवन है नहीं है। ओके तो चलिए देखते हैं 2.15 में क्या गिवन है। तो बोला है अ माइक्रोस्कोप यूजिंग सुटेबल फोटोन, अ माइक्रोस्कोप यूजिंग सुटेबल फोटोन इज एम्प्लॉयड टू लोकेट एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम विद इन अ डिस्टेंस ऑफ 0.1 एंगस्ट्रॉम. So what is the uncertainty involved in the measurement of its velocity? ऐसा बोला है। यानी आपको क्वेश्चन में ये बताया गया है कि आपके पास फोटोन तो है, वो आपके पास लोकेट एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम विद अ डिस्टेंस दे के रखा है उसके लिए 0.1 एंगस्ट्रॉम, इतना वेवलेंथ का। सो पूछा है अनसर्टेनिटी डेल्टा एक्स, अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है, डेल्टा एक्स पूछा है, इन्वॉल्व इन द मेजरमेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी, वो कितना इन्वॉल्व उसमें होगा ऐसा पूछा है। ठीक है तो चलिए देखते हैं, आपको इसमें हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अप्लाई करना है। तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, ये आप लोग को पता था एच अपॉन क्या होता है 4 पाई, ये वैल्यू आपको पता है राइट। अब यहाँ पे हमारे पास डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी क्या होता है मोमेंटम, है ना। डेल्टा पी क्या होता है मोमेंटम, एम वी, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो एम डेल्टा वी, एम डेल्टा वी दैट इज इक्वल टू क्या होता है एच अपॉन 4 पाई। क्लियर हो रहा है। अब जैसे हमने इसमें पुटअप किया तो यहाँ से आप डेल्टा वी की वैल्यू निकाल लोगे, एच अपॉन 4 पाई डेल्टा एक्स इंटू एम, यहाँ से डेल्टा वी क्या निकल जाएगा एच अपॉन 4 पाई डेल्टा एक्स इंटू एम। आ रहा है समझ में। तो ये जो डेल्टा वी है, अब इसमें हमें सारी वैल्यूज पुटअप कर देनी है, दैट इज इक्वल टू 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, ये आपके पास एच की वैल्यू आ गई। ओके इसके बाद आपके पास 4 इंटू पाई, तो आप लोग क्या करोगे 4 इंटू पाई यानी 3.14, पाई की वैल्यू पुटअप कर दी। अब डेल्टा एक्स क्या है तो 3 पाई, अब हमारे पास वो है 0.1 इंटू 10⁻10, यानी ये चीज हमें गिवन है। तो डेल्टा एक्स इंटू एम, तो यानी मास ऑफ अनसर्टेनिटी का मतलब ही होता है डेल्टा एक्स। तो यहाँ पे हमारे मास भी गिवन है, वो क्या होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ये आपको मास होता है आपका इलेक्ट्रॉन का। ओके अब इनको आप सॉल्व करोगे यहाँ से, तो अनसर्टेनिटी में आपका डेल्टा वी जो है डेल्टा एक्स के साथ रिलेट होता है, इस वजह से बोला है ना व्हाट इज द अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व इन द मेजरमेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी का क्या रोल हुआ है, मतलब समझ में आ रहा है। यानी कि ऐसा बोला है कि वेलोसिटी और अनसर्टेनिटी का रिलेशन हो तब हमें ध्यान रखना है कि इसमें वेलोसिटी फाइंड आउट करनी होती है। ओके ओके तो अब इसको आप सॉल्व करोगे ना तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा दैट इज 0.579, 0.579। ओके ये आप लोगों का आंसर आ जाएगा। अब ये 0.579 और यहाँ पे आपका जो पावर होगा वो -34 प्लस 31 करोगे, आ रहा है समझ में, दैट इज इंटू 10⁻7। क्लियर हो रहा है। अब इसको एक पॉइंट शिफ्ट कर दो तो हो जाएगा आपका 5.79 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। सो ये आप लोगों का आंसर आएगा राइट। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2.15। तो चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2.16। ओके तो चलिए देखते हैं 2.16 में क्या बोला गया है। 2.16 में बोला है 2.16 ओके तो 2.16 में बोला है आप लोगों को अ गोल्फ बॉल हैज अ मास ऑफ 40 ग्राम, एक बॉल है ना, उसका मास आपको 40 ग्राम गिवन है एंड स्पीड आपको 45 मीटर पर सेकेंड गिवन है। तो इफ द स्पीड कैन बी मेजर्ड विद इन एक्यूरेसी ऑफ 2%, अगर स्पीड को आप एक्यूरेसी से मतलब एकदम आप एक्यूरेटली मेजर करते हो तो उसकी स्पीड एक्यूरेसली क्या आती है 2% आती है। तो कैलकुलेट अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन, तो इसमें आपको अनसर्टेनिटी बोला है कैलकुलेट करने के लिए, मतलब आपको डेल्टा एक्स निकालना है। आ रहा है समझ में। तो चलिए ये क्वेश्चन करते हैं। आप लोगों को स्पीड गिवन है, स्पीड जो आप लोगों को गिवन है वो है 2, क्लियर, परसेंट बोला है ना, 2% बोला है, दैट इज आपको पता है कि 45 जो है हमारा वो आपको स्पीड जैसे 2% बोला है, स्पीड कितना मेजर किया एक्यूरेसी से 2%, और 45 का स्पीड कितनी बोली है 45, तो 45 का आप 2% मेजर कर लो, तो 2 इंटू 2 डिवाइड बाई 100, परसेंट मतलब क्या होता है 2/100। तो ये आप करोगे ना तो आपका आंसर आएगा 0.9 मीटर पर सेकेंड।
आ रहा है समझ में? ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लगाएंगे। डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एच अपॉन 4πm डेल्टा वी। ओके, तो एच की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ये हाइट फ्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू होगी। 4 इंटू पाई, आपके पास 4 है, पाई की वैल्यू क्या हो गई 3.14। पुटअप कर दिया। एम मास कितना आपको गिवन है, दैट इज व्हाट 40। क्लियर, 40 गिवन है इंटू 10⁻³ 40 आपको गिवन था, तो 40 ग्राम था, राइट। तो इसको आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, केजी में। ओके, तो और इंटू आपके पास डेल्टा वी कितना है 0.9, यानी वेलोसिटी आपके पास बोला है ना कि 0.9। क्लियर हो रहा है? तो ये था आप लोगों का पूरा डेल्टा एक्स का कैलकुलेशन। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा, दैट इज इसको आप सॉल्व करोगे ना तो इसका आंसर आ जाएगा आप लोगों के पास, दैट इज इक्वल टू यस -34 पावर और +3, -34 +3 कर देंगे पावर में, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 1.46 इंटू 10⁻³ मीटर। ओके, 1.46 इंटू 10⁻³ मीटर हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? तो ये था आप लोगों का 2.16 क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट बढ़ेंगे, दैट इज लास्ट एग्जाम्पल की ओर, वो है आपका 2.17। तो चलिए देखते हैं 2.17 और यस 2.18 भी है, बट वो थोड़ा छोटा है, तुरंत हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं 2.17। 2.17 में क्या बोला है, तो 2.17 में आप लोगों को बोला है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, यानी टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल एसोसिएटेड विद द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 3, यानी कि आपको निकालना है टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालना है। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने के लिए आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर गिवन है, दैट इज n इज इक्वल टू आपको बोला है 3। शॉर्टकट, एकदम शॉर्ट ट्रिक है, ST शॉर्ट ट्रिक है। डायरेक्ट आपको पता है ना क्या निकालते हैं हम, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कैसे निकालते हैं हम लोग, n²। तो आपकी वैल्यू यहाँ पे 3 का स्क्वायर कर दो 9, यानी टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना हो गया आपके पास 9। आ रहा है समझ में? ठीक है, बुक में आपको है ना बहुत कुछ गिवन है, पॉसिबल वैल्यूज L 0 1 -1 0, अब ये सारी वैल्यूज गिवन है। तो हमें तो पता है L अगर 3 आता है तो हम क्या करते हैं 0 ±1 ±2 ±3, ऐसी हम वैल्यूज चूज करते हैं। आ रहा है समझ में? तो हमें तो ये बात पता है कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल जब भी पूछे तो आपको सिर्फ और सिर्फ n² कर देना है, दैट इज 3 का स्क्वायर, वो आपका हो जाएगा टोटली 9। क्लियर है? उसके बाद पूछा है 2.18, एग्जाम्पल नंबर 2.18। उसमें आपको क्या बोला है, यूजिंग SPDF नोटेशंस, उनका यूज करके डिस्क्राइब द ऑर्बिटल विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स। आपको ये सारे ऑर्बिटल्स के क्वांटम नंबर डिस्क्राइब करने हैं, जिसमें पहला देखो मैं आपको बताऊंगी कि आपको कौन कौन से ऑर्बिटल लेने हैं, N L ऑर्बिटल। क्लियर? पहले मैं आपको देखो क्या बोला है, N2 बोला है, L कितना बोला है 1। तो आपको पता है ना ये कौन सा ऑर्बिटल होगा, 2p पढ़ चुके हैं हम, है ना। फिर बोला है 4s, आपको पता है कि अगर N4 आता है, L में वैल्यू 0 आती है तो वो किसकी होगी 4s। फिर आता है 5 3, तो ये कौन सा आएगा 5f। फिर आता है आपके 3 2, तो ये 3d। तो ये था आप लोगों का आंसर, ऑर्बिटल पूछा था फाइंड आउट करने के लिए। तो आप आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप लोगों को इसमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि किस टाइप में क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, कैसे पूछे हैं। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो चलिए अब हम एक्सरसाइज क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, दैट इज 2.1। देखते हैं क्या बोला है इसमें। एक्सरसाइज बहुत सारे, आई थिंक 50 क्वेश्चंस है। ओके, तो फटाफट हमें करने पड़ेंगे तभी क्वेश्चंस कंप्लीट हो पाएंगे। तो चलिए, टेक्सचुअल न्यूमेरिकल्स। आप लोग को कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप मुझसे बार बार पूछ सकते हैं। क्लियर हो रहा है? कोई भी डाउट नहीं रखना है आप लोगों को, बेझिझक पूछना है। चलिए, तो सबसे पहले 2.1 में क्या बोला है, 2.1 ओके। 2.1 में बोला है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच विल टुगेदर वेट 1 ग्राम। आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, जब हम टुगेदर वेट करते हैं तो उसका मतलब टुगेदर वेट ऑफ व्हाट 1 ग्राम के लिए।
कैलकुलेट द मास एंड चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आपको मास निकालना है, चार्ज निकालना है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का। ओके तो चलिए सबसे पहले पहला वाला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि आपको जो बोला है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच विल टुगेदर वे 1 ग्राम। तो वो कैसे करना है, आपको पता है मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है ये आपको पता है, दैट इज 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ये आप लोग को पता ही है। अब इसमें मैं 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इंटू 10⁻³ कर दूं। क्या कर रही हूँ, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इंटू 10⁻³ तो ये आपका ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके सो 9.1 इंटू 10⁻31 प्लस 3 ग्राम, इस टाइप से आप लिख सकते हो। -31 इंटू में होता है तो पावर में एडिशन आता है, ये बात ध्यान रखना है। क्लियर? तो आप लोगों अब मुझे बता सकते हो कि 9.1 इंटू 10⁻, ये आपका -28 हुआ, ये आपका क्या हो गया -28। उसमें आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 ग्राम के लिए पूछा है ना, तो उसमें कितना आएगा। क्लियर हो रहा है? तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना, आपको क्या कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ओके तो चलिए देखते हैं। तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 9.1 इंटू 10⁻⁻28। इसको आप डिवाइड कर दोगे तो 1.098 इंटू 10⁻⁻27 इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो रहा है? ये आपका इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इन 1 ग्राम। ओके क्लियर? ये आपको ध्यान रखना है। ये था आप लोगों का पहला क्वेश्चन। आप लोग इसमें पावर जो है वो आप लोग इसमें पॉजिटिव ले सकते हो, क्योंकि हमने डिवाइड कर दिया तो -28 का हम +27 भी ले सकते हैं। ये हमने नेगेटिव पावर में आ रहा था तो उसको हम हटा सकते हैं एक पॉइंट शिफ्ट करके भी। क्लियर हो रहा है? और आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन 1 ग्राम में है प्रेजेंट, तो इलेक्ट्रॉन वैसे भी नेगेटिवली चार्ज होता है, तो हम पावर पॉजिटिव में 1 ग्राम में वेट ले सकते हैं। आ रहा है समझ में? ठीक है तो चलिए इसके बाद जो सेकंड पार्ट बोला है ना, उसमें आपको बोला है कैलकुलेट द मास एंड चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आपको मास भी निकालना है, चार्ज भी निकालना है, इसी का सेकंड पार्ट। ये फर्स्ट पार्ट था बेटा। क्लियर? तो इसके सेकंड पार्ट में देखो क्या करोगे, आपको पता है कि 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं। ये मैंने आपको पहले ही बताया था। या हम कह सकते हैं कि इतने नंबर ऑफ दी एटम्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मोल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है 1 मोल में। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन की बात कर रही हूँ मैं, तो उसमें आपके पास 9.1 इंटू 10⁻31 kg प्रेजेंट था। क्लियर? तो मास ऑफ इतने यानी कि एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 में 23 इलेक्ट्रॉन में कितना होगा, ये आपको पता करना है। क्लियर हो रहा है? तो चलिए देखते हैं इसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे। बस डायरेक्ट ही पुटअप करना है वैल्यूज, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो तुरंत आंसर आ जाएगा। ओके तो चलिए देखते हैं कैसे करना है इसको। तो बस आपको सिर्फ और सिर्फ 6.022 दैट इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई बाय 9.1 इंटू 10⁻31 और डिवाइड में 1 आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है ना? चलिए तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो आ जाएगा 54.8002 इंटू 10⁻23 ये पावर हो गया है ना। क्लियर? तो इसको आप सॉल्व करोगे तो 54.80 10 इंटू 10⁻8 आ जाएगा, दैट इज 5.480 इंटू 10⁻7 kg। क्लियर हो रहा है? इस टाइप में आपको मिल जाएगा। ओके तो ये था आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ अभी तो हमने सिर्फ मास निकाला है, एक मास ऑफ एवोगैड्रो नंबर, यानी 1 मोल के लिए इतने नंबर ऑफ चार्ज, इतना चार्ज प्रेजेंट होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन के अंदर, तो मास में इतना कितना होगा तो वो पूछा है। क्लियर? तो ये तो हमने अभी सिर्फ मास निकाला, अब हमें चार्ज की कैलकुलेशन में जाना है। तो देखो चार्ज में क्या होता है सबसे पहले देख लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता है ना 1.6 होता है। तो देखो इसमें आप चार्ज कैलकुलेट जब भी करोगे, क्लियर, तो चार्ज में आपको ध्यान रखना है कि 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपके पास होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये आपका चार्ज होता है 1 इलेक्ट्रॉन के लिए। तो वैसे ही एवोगैड्रो के लिए कितना होगा 6.022 इंटू 10⁻23
इलेक्ट्रॉन का चार्ज, क्या निकाल रहे हैं हम, चार्ज कितना होगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। आ रहा है समझ में? तो बस इसमें भी वही करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23, क्लियर, मल्टीप्लाई बाय -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, तो ये मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, आंसर आएगा -9.6352 इंटू 10⁻4। आपको ये कैलकुलेशन करनी है, 96352 कूलम, क्लियर। अब ये जो होता है ना वो बेटा 1 फैराडे की वैल्यू के बराबर होता है। 1 फैराडे वो अप्रोक्सीमेटली अगर हम लेते हैं ना तो 96500 लेते हैं, अप्रोक्स ले लेते हैं, 96500 अप्रोक्स वैल्यू लेते हैं, जो कि फैराडे की फिक्स कांस्टेंट वैल्यू होती है। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा हमने कैसे कैलकुलेट किया है। ठीक है, तो इसमें आपको यही चीज, सारी चीजें ध्यान रखनी है, फैराडे की वैल्यूज, चार्ज कैसे कैलकुलेट किया वो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2.2 की ओर। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन 2.2। तो चलिए देखते हैं 2.2। अभी तक हमने 2.1 देखा एक्सरसाइज का, अब 2.2 देख रहे हैं। काफी बड़े बड़े क्वेश्चन से, तो आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा तभी आएगा। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या बोला है, सबसे पहले पोर्शन में बोला है कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ मीथेन। आप लोगों को टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है 1 मोल ऑफ इथेन, सॉरी 1 मोल ऑफ मीथेन बोला है ना, 1 मोल मीथेन में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, क्लियर। तो आपको मीथेन का फॉर्मूला पता है, CH4 होता है। ठीक है, आप लोगों को मीथेन का फॉर्मूला शायद अभी नहीं पता होगा, बट मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, वो आपको ध्यान रखना है। ओके, कार्बन 6 होते हैं, हाइड्रोजन 1 होता है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन है कितने, 4 है, तो 6 और 4 हो गया। ये आपको आया समझ में। अब उसके बाद 1 मॉलिक्यूल के अंदर CH4 कितना है, तो दैट इज 10 इलेक्ट्रॉन। 6 + 4 कितना होगा, 10। एक मॉलिक्यूल CH4 में 6 + 4 10 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। आ रहा है समझ में? तो 6.022 इंटू 10⁻23 एवोगैड्रो में कितना, यही है। तो दैट इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻24 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। आ रहा है समझ में? तो ये हमने अभी निकाला 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल के लिए, कार्बन CH4 के लिए। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो ये था हम लोग का पहला पोर्शन। ओके, अब सेकंड जो क्वेश्चन पूछा है उसमें बोला है फाइंड द टोटल नंबर एंड, मतलब ए में आपको बोला है टोटल नंबर, इसी का सेकंड पार्ट, ये आपका फर्स्ट था, इसी में सेकंड पार्ट में आपको क्या पूछा है, बोला है उसका ए पोर्शन में द टोटल नंबर निकालना है, और बी में बोला है टोटल मास निकालना है न्यूट्रॉन्स का इन 7 mg ऑफ कार्बन 14। क्लियर? तो चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, कार्बन 14 बोला है आप लोगों को, कार्बन 14 ऐसा बोला है। ठीक है, तो कार्बन में आपको पता है कि हमारे पास 6, ये तो इसका एटॉमिक नंबर होता है कार्बन का, है ना, और कार्बन 14 की बात की गई है। तो इसमें प्रोटॉन जितने होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तभी तो एटम इलेक्ट्रिकली क्या होगा, न्यूट्रल होगा। ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम हो जाते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन्स क्या होता है, न्यूट्रॉन्स जो होता है वो 14 में से आप 6 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 8। तो वो आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो गया। आया समझ में? ठीक है, अब हमें क्या करना है इसमें, 1 एटम ऑफ कार्बन, एक एटम कार्बन में आपको पता है एक एटम कार्बन के अंदर 8 न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है। कितने, 8, देख रहे हो ना। तो एक मोल कार्बन एटम के अंदर, एक मोल कार्बन एटम के अंदर Na कार्बन एटम मतलब कि एवोगैड्रो, अगर एक एटम कार्बन में 8 न्यूट्रॉन प्रेजेंट है तो एक मोल में एवोगैड्रो नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे। एवोगैड्रो नंबर यानी 6.022 इंटू 10⁻23। आ रहा है समझ में? और उसी को Na से डिनोट करते हैं। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे ना, है ना। तो देखो 14 हमारे पास पता है कि 14 यहाँ पे आपके पास जो बचेगा वो होगा 14 ग्राम्स, क्योंकि यहाँ पे वेट कितना है इसका, 14 है। ओके, अब 14 ग्राम जो आया वो एक मोल कार्बन 14 एटम, एक मोल कार्बन 14
एटम के लिए, दैट इज हम कह सकते हैं कि 8 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 न्यूट्रॉन्स, यानी कि 14 ग्राम जो हमारे पास यहाँ पे दिया है कार्बन 14, वो 1 मोल कार्बन एटम के लिए है। तो ऐसे 8 न्यूट्रॉन्स है हमारे पास, तो उसके लिए एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लीकेशन कर देना है। आ रहा है समझ में? तो उतने हो जाएंगे, है ना। दैट इज अब 1 ग्राम के लिए बोला है ना इसने, तो क्या बोला आप लोगों को कि हमें जो निकालना है वो आपको टोटल मास निकालना है न्यूट्रॉन इन 7 mg ऑफ कार्बन 14, तो वो 1 के लिए निकालना है 1 ग्राम में। तो 1 ग्राम में आपका हो जाएगा दैट इज इक्वल टू व्हाट, ये आपका होगा 8 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाय 14। क्लियर? डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 14, क्योंकि कार्बन 14 के लिए है। आ रहा है समझ में? ये 14 है। ओके डन। तो ये आपका 14 था। अब हम क्या करेंगे इसमें, हमें तो 1 ग्राम में भी निकाल लिया, हमने ये निकाल लिया 1 ग्राम के लिए। क्यों निकाला? क्योंकि हमें पूछा नहीं था 1 ग्राम के लिए, लेकिन आपको पता है कि 14 में, सुनो ध्यान से, 14 में 1 मोल कार्बन है। क्लियर? तो 8 जो आया वो न्यूट्रॉन्स के लिए है, तो 8 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाय 14 कर देंगे। हाँ, तो ये 1 ग्राम के लिए आएगा। बट आप लोगों को पूछा जो है वो 7 ग्राम्स के लिए पूछा है। कितने ग्राम्स के लिए पूछा है? 7 के लिए। तो उसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे? तो उसके लिए ही मैं ये सारे बता रही हूँ आप लोगों को कि पहले 1 ग्राम कैलकुलेट करो, उसी से हम 7 इंटू 10⁻³ ग्राम, यानी उसके लिए कैलकुलेट कर सकेंगे 3 ग्राम। उसमें कितना, तो ये आप कैलकुलेट करोगे ना, तो 8 इंटू एवोगैड्रो नंबर डिवाइड बाय 14, 8 इंटू एवोगैड्रो नंबर डिवाइड बाय 14 और इंटू 7 इंटू 10⁻³ ये तो ऑलरेडी आएगा ही आएगा। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो 2.4 इंटू 10⁻21 न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो ये वैल्यूज आपको ध्यान रखनी है, इतने न्यूट्रॉन्स आपके प्रेजेंट होंगे। ओके, अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो थर्ड वाला जो है, इसमें उसमें क्या बोला है आप लोगों को कि थर्ड वाले क्वेश्चन में आपको बताया गया था फाइंड अ टोटल नंबर एंड अ मास ऑफ प्रोटॉन्स इन 34 मिलीग्राम ऑफ NH3 एट STP। तो आप लोगों को इसमें पहले निकालना है टोटल मास फोटोन का। तो चलिए देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। ये काफी लंबा क्वेश्चन है जिसमें आप लोगों को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं हम इसमें थर्ड पार्ट जो बोला है उसी में आपको क्या कैलकुलेट करना है। वो बोला है कि व्हाट विल द आंसर इफ टेम्परेचर एंड द प्रेशर आर चेंज, और आंसर भी देना है टेम्परेचर प्रेशर चेंज हुआ है या नहीं। तो सबसे पहले फाइंड अ टोटल नंबर, पहला तो टोटल नंबर, और फिर बी में क्या बोला है, आपको बोला है कि द टोटल मास ऑफ प्रोटॉन इन 34 mg ऑफ NH3 एट STP, ऐसा पूछा है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चलिए देखते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले, हमें पता है कि इसमें आपको बोला है कि मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन दैट इज इक्वल टू, हमें जो न्यूट्रॉन का मास पता होता है वो किसके बराबर हो जाएगा। अच्छा छोड़ो, ऐसे नहीं करते हम लोग, सिंपल वे आपको बताती हूँ। न्यूट्रॉन लेके करेंगे तो लंबा हो जाएगा। देखो NH3 के लिए बोला था हमें, किसके लिए बोला था, NH3, इसका वेट कितना होता है 34, है ना, नाइट्रोजन 17, हाइड्रोजन इस टाइप में। ठीक है, तो इसका कितना होगा 34 mg के लिए बोला था, तो 1 मोल NH3 के लिए करेंगे तो दैट इज इक्वल टू व्हाट 17 ग्राम्स। 1 मोल NH3 के लिए बोला है 17 ग्राम, है ना। तो उसमें आप क्या करोगे, दैट इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 10 प्रोटॉन्स। ओके, इंटू 10 प्रोटॉन्स, क्योंकि नाइट्रोजन 7, 8, 9, 10 और 10 प्रोटॉन्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। आया समझ में? ठीक है, तो 1 ग्राम में कितना, तो 1 ग्राम के लिए आपको एवोगैड्रो नंबर इंटू 10 डिवाइड बाय 70, ये आपको इजी पड़ेगा। ओके, तो इसको आप कैलकुलेट कर लोगे। तो देखो अब हमारे पास 1 मोल के लिए 34 इंटू 10⁻³ गिवन, यहाँ से मिल गया। मिलीग्राम में हम कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हमें इजीली मिल जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया। अब उसके बाद सोडियम, यानी सॉरी सोडियम नहीं है, ये एवोगैड्रो नंबर है। तो एवोगैड्रो नंबर यानी 6.022 इंटू 10⁻23। आ रहा है समझ में? ये वैल्यू है हमारे पास डिवाइड बाय 17। ओके, डिवाइड बाय 17 आ रहा है, और इनटू हमारे पास 10 जो हमने प्रोटॉन्स के लिए किया था वो, तो इसमें हम लोग कर देंगे इनटू 10। ओके, तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो हमारे पास एवोगैड्रो नंबर के हिसाब से आंसर जो आएगा वो आएगा 1.2046 इंटू 10⁻22 प्रोटॉन्स। क्लियर? तो
तो ये था आप लोगों का पार्ट नंबर 3। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं हुआ है। ओके, तो ये था आप लोगों का पार्ट नंबर 3। अब हम जाएंगे पार्ट 2.3 की ओर। ओके, तो चलिए देखते हैं 2.3 में क्या बोला है। इसी टाइप से करना है, वे सिंपल है। NH3 34, 1 मोल के लिए 17 एवोगैड्रो इंटू 10 प्रोटॉन्स के लिए कर दिया, 1 मोल में इतना है। तो बाकी सारे हमारे पास वैल्यूज गिवन है, बस हमें सिर्फ और सिर्फ उसका नंबर निकाल लेना है। और एक दो और मेथड्स हैं, अगर आप लोगों को चाहिए हो तो मैं आपको भेज दूंगी। ओके, सो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, दैट इज 2.3। आप लोगों को कोई और भी मेथड से सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो, बहुत सारे मेथड्स हैं इसके, बट मुझे ये वाला मेथड इजी लगता है, इस वजह से मैंने आपको ये वाला मेथड करवाया है। ओके, तो चलिए देखते हैं 2.3 में आप लोगों को क्या बोला है। तो 2.3 क्वेश्चंस में जो गिवन है वो पहले हम देख लेते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं 2.3 में आप लोगों को बोला है कि हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर देयर इन द फॉलोइंग न्यूक्लियर। कितने आपको न्यूट्रॉन्स गिवन है और कितने प्रोटॉन्स गिवन है इसमें, यानी इन द फॉलोइंग न्यूक्लियर। तो उसमें आप लोगों को कैसे फाइंड आउट करना है, तो एकदम ध्यान से समझना। आप लोगों के पास जो है 2.3 के अंदर वो है आपके कार्बन जो दे के रखा था वो 630 ये दिया था। तो उसमें आप लोग क्या करोगे, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है इसमें, तो प्रोटॉन 6 है, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं तो वो भी 6 है, लेकिन न्यूट्रॉन्स कितने हैं बेटा 13 - 6 दैट इज इक्वल टू 7। आ रहा है समझ में, है ना। तो जितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं ना यहाँ पे उतने ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और न्यूट्रॉन्स उसका जस्ट माइनस कर देना है, तो वो आपको न्यूट्रॉन कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट में जो बोला था वो ऑक्सीजन 8 16 बोला था। तो प्रोटॉन्स कितने हैं तो 8 प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट है तो वो भी 8 है। आ रहा है समझ में, प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स, तो न्यूट्रॉन्स कितने प्रेजेंट होंगे दैट इज 16 - 8 तो दैट इज 8। आ रहा है समझ में, क्लियर हो रहा है। तो ये था आप लोगों का प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, क्लियर। अब इसके बाद लास्ट जो बचता है वो है आप लोगों का मैग्नीशियम। इसके बाद जो है वो है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम में आपको बोला है कैलकुलेट करने के लिए 12 24। तो इसमें भी प्रोटॉन कितना है 12, इलेक्ट्रॉन कितना है 12 और न्यूट्रॉन कितना है 24 - 12 कर दोगे, है ना। तो 2 और 1, तो ये न्यूट्रॉन भी कितना आ जाएगा आपका 12। क्लियर हो रहा है। क्योंकि हमारे पास टोटल नंबर जो होता है ना वो एटॉमिक नंबर, ये जो 24 होता है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को मिलके बनता है, तो वो आपके पास 24 है, और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ आपके पास इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। आ रहा है समझ में। तो ये आपको ध्यान रखना है। आई होप आपको अच्छे से ये क्लियर हो गया होगा। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करना है, क्योंकि हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स पूछा है ना, न्यूट्रॉन्स कितना और प्रोटॉन्स कितना। तो न्यूट्रॉन्स पे आपको सिर्फ और सिर्फ सिंपली क्या करना है, ऊपर से नीचे माइनस कर देना है, न्यूट्रॉन्स में माइनस कर देना है, प्रोटॉन मतलब ये नीचे वाला, न्यूट्रॉन्स मतलब ये माइनस कर दो, बस खत्म कहानी। आ रहा है समझ में। चलिए तो 2.4 तक 2.4 हम करते हैं। तो चलिए देखते हैं 2.4 में हमें क्या बोला है। ओके, सो अब हमें 2.4 में जाएंगे तो उसमें आपको ऐसा बोला है कि राइट द कंप्लीट सिंबल फॉर द एटम। कंप्लीट सिंबल लिखना है हमें पूरे एटम्स का। तो चलिए देखते हैं कैसे हम लिखेंगे कंप्लीट सिंबल। ओके, तो 2.4 के अंदर हमें बोला है कि राइट द कंप्लीट सिंबल फॉर द एटम विद द गिवन एटॉमिक नंबर Z एंड एटॉमिक मास A। आपको Z भी गिवन है, A भी गिवन है, तो आप लिखोगे कैसे, आपको ये पता करना है। तो देखो आपको सबसे पहले में जो है वो Z आपको गिवन है 17, A आपको गिवन है 35। सेकेंड वाले क्वेश्चन में Z आपको 92, A आपको 233 गिवन है। थर्ड वाले क्वेश्चन में Z आपको 4, A आपको 9 गिवन है। ओके, तो सब आंसर में सबसे पहले वाले में हम पहुंचते हैं। तो उसमें आपको क्या बोला है, हमारे पास Z कितना है 17, तो Z इज इक्वल टू क्या होता है प्रोटॉन, है ना, यानी कि हमारे पास P पॉजिटिव, यानी वो हमारे पास 17 प्रेजेंट है। ओके, अब A मतलब क्या होता है एटॉमिक मास, A एटॉमिक मास, ये प्रोटॉन यानी एटॉमिक नंबर 17 है, और एटॉमिक मास क्या होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दैट इज 35 हमें गिवन है। ओके, तो इसमें आपको न्यूट्रॉन दिखेगा तो 18 हो जाएगा, इसको माइनस कर दोगे तो कितना आएगा 18। क्लियर। और इलेक्ट्रॉन तो है वो कितना है 17 ही प्रेजेंट है। इलेक्ट्रॉन कितना प्रेजेंट है 17। क्यों, क्योंकि प्रोटॉन भी 17 है, इलेक्ट्रॉन भी तो सेम ही होगा।
आ रहा है समझ में? तो इसको आपको एलिमेंट में कैसे रिप्रेजेंट करना है, क्लोरीन, आपको पता है क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, मास 35 होता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये आपका आंसर हो गया। सेकंड में देखो क्या बोला है, Z आपके पास 92 है, तो P प्लस दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सेम है। A आपके पास 233 बोला है, तो यूरेनियम का होता है बेटा 92 और 233, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, इसी के बाद जो नेक्स्ट आता है थर्ड वाला, उसमें आपको क्या बोला है, थर्ड में आपको बोला है कि Z इज इक्वल टू 4, Z की वैल्यू कितनी है 4, क्लियर है ना? तो यही आपका क्या होगा, प्रोटॉन, और यही आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। डन, प्रोटॉन भी है, इलेक्ट्रॉन भी है, और A की वैल्यू आपके पास 9 गिवन है, तो आपके पास बेरिलियम हो जाएगा। बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, मास नंबर 9। तो ये था आपका एलिमेंट रिप्रेजेंटेशन, क्लियर? ओके, तो ये आप लोगों का था 2.4। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, दैट इज 2.5। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है? चलिए 2.5 की ओर बढ़ते हैं। मैंने ये शायद 2.5 जैसा एग्जाम्पल आप लोगों को पहले भी करवा दिया है, बट मैं आपको फिर से ये करवाना चाहूँगी, डिस्कस करना चाहूँगी। ओके, तो चलिए 2.5 में आप लोगों को क्या बोला है, इसमें बोला है आप लोगों को येलो लाइट एमिटेड फ्रॉम अ सोडियम लैम्प। येलो लाइट एमिट हो रहा है सोडियम लैम्प से, और उसकी जो वेवलेंथ है वो आपको 580 नैनोमीटर गिवन है, ठीक है? तो कैलकुलेट करना है आपको फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर ऑफ द येलो लाइट। तो फटाफट से हम इसमें भागेंगे, क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन मैं आपको पहले करवा चुकी हूँ, बस आपको एक बार गो थ्रू करवा रही हूँ, ठीक है? तो चलिए देखते हैं। आप लोग को पता है कि इस क्वेश्चन के अंदर आपको वेवलेंथ भी गिवन है, आप लोगों को वेव नंबर कैलकुलेट करना है। ओके, तो चलिए देखते हैं। आपको लैम्डा गिवन है, दैट इज 580 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर, ठीक है? ये आपको गिवन है। C इज इक्वल टू V लैम्डा, ये कर सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी के लिए आप क्या करोगे, 3 इंटू डायरेक्ट पुटअप कर दो, 3 इंटू 10⁸ डिवाइड बाई 580 इंटू 10⁻⁹। क्लियर? यहाँ से भी निकल जाएगा C बाय लैम्डा, तो ये C है आपका, ये लैम्डा है, क्लियर? तो ये फ्रीक्वेंसी निकल गई, दैट इज इक्वल टू 5.17 इंटू 10⁻14 एस इनवर और हर्ट्ज। ओके, मैं थोड़ा इसमें फास्ट चलाऊंगी बिकॉज इसमें आपके 50 क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग मेरी तरह स्पीड थोड़ा पकड़िए, क्योंकि अभी ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स लॉन्ग है, एस पी डी ऑर्बिटल्स, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो अभी आपको चैप्टर्स भी हैं ऐसे बहुत सारे जो आप लोगों को कवर अप करने हैं, वरना रह जाएगा। मैं बहुत धीरे चलाऊंगी तो रह जाएगा, प्रॉब्लम यहाँ होगी, क्लियर? तो आप लोग को मेरे साथ साथ एकदम फास्ट चलना है, ओके? और फास्ट भी चलना है और समझ के चलना है सारे क्वेश्चंस, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, ओके? तो चलिए 2 पॉइंट, और पूछना तो पड़ेगा ही आप लोगों को, पूछने में कोई झिझक नहीं, कोई शर्म नहीं रखने की कि मैडम यहाँ पे ये चीज़ नहीं आया तो मैं कैसे करूँ। कोई भी माइनर डाउट भी होगा ना तो भी मैं बताऊंगी, बट आपको थोड़ी स्पीड पकड़नी पड़ेगी बेटा, क्योंकि मैं स्पीड नहीं पकड़ूंगी तो 50 क्वेश्चन कैसे कंप्लीट होंगे, आ रहा है? तो ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में भी स्पीड रहनी चाहिए। ये हमने निकाल लिया फ्रीक्वेंसी, अब हम वेव नंबर की बात करते हैं, दैट इज 1 बाय लैम्डा। ये आपको पहले ही मैं बता चुकी थी। लैम्डा की वैल्यू हमारे पास आ गई, सॉरी ये तो फ्रीक्वेंसी है, हमारे पास लैम्डा गिवन है 580 इंटू 10⁻⁹ है ना? तो इस मीटर, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 1.72 इंटू 10⁻⁶ मीटर इनवर्स, ये आपका आंसर हो जाएगा, ओके? तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2.5, क्लियर? अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2.6 की ओर। तो देखिए 2.6 में आप लोगों को क्या बोला है, जल्दी से देख लेते हैं। यस, 2.6 में आप लोगों को बोला है, सबसे पहले बोला है कि फाइंड एनर्जी ऑफ ईच ऑफ दी फोटॉन्स। आपको एनर्जी निकालनी है हर एक फोटॉन्स के लिए, जिसकी लाइट फ्रीक्वेंसी आपको एक में फ्रीक्वेंसी दिया है 3 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज, और उसका वेवलेंथ, आप सेकंड में आपको वेवलेंथ निकालना है, सॉरी उसका सेकंड में वेवलेंथ गिवन है, हैव वेवलेंथ ऑफ 0.50 एंगस्ट्रॉम, आपको वेवलेंथ भी 0.50 एंगस्ट्रॉम गिवन है। तो आपको एनर्जी कैसे निकालते हैं, तो एनर्जी के लिए मैंने आपको पता है फॉर्मूला बताया था डी ब्रोगली का, एच म्यू, एच म्यू मतलब क्या होता है बेटा, एच सी बाय लैम्डा, क्लियर? इसी को तो हम सी बाय लैम्डा करके लिखते हैं, ओके ना? चलिए, तो पहले वाले में हमें एनर्जी के लिए बात करनी थी, दैट इज 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड इंटू, अब फ्रीक्वेंसी हमें पता है ऊपर में पहले वाले के लिए लाइट की फ्रीक्वेंसी गिवन है, दैट इज 3 इंटू 10⁻⁴
15 सेकेंड इनवर्स। इसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 1.98 इंटू 10⁻⁻18 जूल। ओके, अब सेकंड में आप लोगों को क्या बोला है कि आपको एनर्जी ही निकालनी है दोनों में, लेकिन आपको फ्रीक्वेंसी, एक में आपको फ्रीक्वेंसी गिवन थी डायरेक्ट, एक में आपको ये अप्लाई नहीं करना था, ना ही सी थी। सी की तो देखो फिक्स वैल्यू होती है, स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁻8, ये भी गिवन नहीं था, लैम्डा भी गिवन नहीं था, आपको सिर्फ फ्रीक्वेंसी गिवन थी। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट एनर्जी पूछा है, आपको एच म्यू लगा देना है। ओके, क्वेश्चन सारे आप टेक्स्ट बुक से रेफर करिए, प्लीज अच्छे से पढ़िए क्वेश्चन में क्या गिवन है, तभी आप सॉल्व कर पाओगे। तो सेकंड क्वेश्चन में भी आपको एनर्जी निकालनी है, बट इसमें आपको वेवलेंथ गिवन है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। 6.626 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10 क्या होगा 8। अब वेवलेंथ गिवन है तो बेटा ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा सेकेंड वाले केस में। ओके, एच सी बाय लैम्डा लग जाएगा। एच सी की तो स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू फिक्स होती है, और लैम्डा आपको गिवन है 0.50 इंटू 10⁻10 मीटर। इसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 3.98 इंटू 10⁻15 जूल। क्लियर, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो अब हम बढ़ते हैं आगे 2.7 क्वेश्चन की ओर। तो चलिए देखते हैं 2.7 के अंदर आपको क्या बोला है। 2.7 में आप लोगों को बोला है कि कैलकुलेट द वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड द वेव नंबर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तीनों चीजें पूछी है। वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर ऑफ द लाइट वेव हुज पीरियड इज 2 इंटू 10⁻10 सेकेंड, जिसका आपको पीरियड दे के रखा है। क्लियर, अब ये जब भी आपको पीरियड शब्द आपको दिखता है क्वेश्चन के अंदर, तो आपको एक चीज ध्यान रखना है, मैं अभी इस क्वेश्चन में आपको समझाऊंगी। आपको वेवलेंथ निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, वेव नंबर निकालनी है लाइट वेव का, whose period is 2 इंटू 10⁻10 सेकेंड। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 1 टाइम पीरियड होता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड, क्योंकि फ्रीक्वेंसी हमने पढ़ा था ना, नंबर ऑफ साइकिल कितने रिवॉल्व होते हैं पर टाइम में, यानी पर पीरियड में, या पर टाइम कह सकते हैं उसको। ठीक है, तो आप लोगों को डायरेक्ट टाइम पीरियड की वैल्यू गिवन है 2 इंटू 10⁻10 सेकेंड, ये गिवन है आपको टाइम पीरियड की वैल्यू। क्लियर हो रहा है? तो इसको कैलकुलेट कर दोगे तो 5 इंटू 10⁻9 सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। ओके, ये आपका क्या निकल गया, फ्रीक्वेंसी निकल गई। अब बोला है सी वी बाय लैम्डा, है ना, तो यहाँ से आप क्या करोगे, 3 इंटू 10⁻8 वैल्यू जो है वो पुटअप कर देते हैं हम सी के लिए, और दैट इज इक्वल टू क्या होगा, हमें हमारे पास 5 इंटू 10⁻9, ये हमें वी के लिए गिवन है। वी हमें बोला है ना, फ्रीक्वेंसी जो है वो अभी हमने निकाला, फ्रीक्वेंसी निकाला ना, ये तो वो फ्रीक्वेंसी की जगह पुटअप कर दिया, और हमें लैम्डा तो पता है नहीं, तो इससे हम क्या करेंगे, लैम्डा कैलकुलेट कर लेंगे। तो लैम्डा आ जाएगा आपका 6.0 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। क्लियर हो रहा है, ये आपका लैम्डा हो जाएगा। लैम्डा निकालने के बाद हम लोग अब वेव नंबर की ओर बढ़ते हैं। तो वेव नंबर तो इजी है, अगर हमारे पास लैम्डा आ गया तो वेव नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, वेव नंबर दैट इज इक्वल टू 1/लैम्डा। तो वेव नंबर दैट इज इक्वल टू 1/लैम्डा, तो 1/6.0 इंटू 10⁻2 दैट इज इक्वल टू 116.66 मीटर। ओके, तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2.7, जिसमें फ्रीक्वेंसी आपको पता चल गई, टाइम पीरियड गिवन है तो ऐसे कैलकुलेट करना है। आप लोगों को इसमें लैम्डा निकालना था। सी स्पीड ऑफ लाइट होती है, वी मतलब फ्रीक्वेंसी हमने यहाँ से कैलकुलेट किया, वही वैल्यू पुटअप किया, लैम्डा कैलकुलेट कर लिया, लैम्डा निकाला, वेव नंबर निकाल लिया, 1/लैम्डा करके डायरेक्ट आंसर। क्लियर, तो अब हम देखते हैं 2.8 क्वेश्चन। तो देखते हैं 2.8 में क्या बोला है। 2.8 क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को बोला है कि सबसे पहले व्हाट इज द नंबर ऑफ फोटोन ऑफ लाइट, यानी कि फोटोन ऑफ लाइट पूछा है। चलिए देखते हैं 2.8 में क्या, 2.8 यस, तो 2.8 में आपको बोला है व्हाट इज द नंबर बोला है। ठीक है, तो व्हाट इज द नंबर ऑफ फोटोन्स ऑफ लाइट विद अ वेवलेंथ ऑफ 4000 पिकोमीटर। आपको बोला है फोटोन्स निकालना है, नंबर ऑफ फोटोन्स लाइट का with a wavelength of 4000 picometer that provide 1 joule of energy। ये आपको 1 जूल एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। आपको फोटोन, नंबर ऑफ फोटोन्स निकालना है, आपको वेवलेंथ पिकोमीटर में गिवन है, दैट प्रोवाइड 1 जूल ऑफ एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। E इज इक्वल टू एच म्यू पहले लिखेंगे, उसके बाद एच म्यू लिखेंगे, एच सी बाय लैम्डा। एनर्जी जो होती है ऑफ 1 फोटोन, आपको पता है 1 फोटोन के अंदर कितना होता है, तो 3 इंटू 10⁸ सी, क्लियर, एच सी यानी 6.626 इंटू 10⁻⁹
माइनस 34 जूल सेकेंड इनवर्स। ये हो गया आपका HC बाय लैम्डा। लैम्डा आपको 4000 गिवन है इंटू 10⁻⁻12। एक्चुअल में -12 क्यों लिया? बिकॉज पिकोमीटर में है। आपको पता है नैनोमीटर में होता है तो -9 लेते हैं हम, बट ये पिकोमीटर में बोला है तो आपको -12 लेना है मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। आ रहा है समझ में? ठीक है, अब हमने पता है क्या किया, इस पूरी वैल्यू को हमने x जूल ले लिया। सपोज कि कोई आंसर आ गया है दैट इज x, क्लियर है ना, ताकि हम आगे अभी जो कैलकुलेशन करेंगे ना उसमें हमें कोई प्रॉब्लम ना आए, इस वजह से इसको हमने x जूल करके ले लिया है। क्लियर? तो चलो अब हमें एक बात पता है, x जूल जो है उसमें एक फोटोन की बात करी गई है। ये आपका एक फोटोन के लिए आया, यहाँ पे बोला ना एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, तो एक फोटोन की बात करी गई। तो 1 ग्राम की बात करूं तो 1/x हो जाएगा फोटोन्स। इतने फोटोन्स हो गए ना हमारे पास, क्लियर? अब उसके बाद दैट इज इक्वल टू हमारे जो 1/x कर दोगे, मतलब इस 1 डिवाइड बाय ये पूरी वैल्यू, तो 3 इंटू 10⁸8 इंटू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइड बाय 4000 इंटू 10⁻⁻12। ये पूरी वैल्यू आप इसमें रख दोगे, ठीक है? क्योंकि हमें बेटा 1 वॉट गिवन था। 1 वॉट में आपको पता है 1 ग्राम पर सेकेंड, 1 ग्राम पर सेकेंड होता है। क्या होती है आपके पास? क्योंकि बोला था ना 1 जूल ऑफ एनर्जी, 1 जूल ऑफ एनर्जी यानी 1 वॉट के अंदर 1 ग्राम पर सेकेंड वो एनर्जी एमिट करता है। क्लियर? तो इस वजह से 1/x करके हमने 1 ग्राम के लिए लिया है। तो इसको आप पूरा कैलकुलेट करोगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 2.012 इंटू 10⁻16 फोटॉन्स। ओके, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये था आपका 2.8 क्वेश्चन। क्लियर? अब हम 2.9 की बात करने वाले हैं, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो थोड़ा लेंदी है, तो मैं आपको वो क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप लोगों को सारे क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस करना है, कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना है। ओके, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा एंड टेस्ट जो होता है उसमें अच्छे से मार्क्स लेकर आइए। क्लियर हो रहा है? कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। थैंक यू सो मच।